अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और लॉकडाउन की बहस जो है वंस अगेन आज जब वज़ीर आज़म ने तमाम पार्टीज़ के हेड्स जो हैं उनसे बात कर रहे थे तो उस वक्त भी कुछ डिबेटेबल रही। कर्फ्यू का लफ्ज़ तो बुनियादी तौर पे फ़िलहाल आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये लफ्ज़ भी जो है वो गूंजता रहा। और सॉफ्ट लॉकडाउन जो है वो दुनिया में मौजूद है। अगर हम वेस्ट की बात ना करें, हम कंपैरिजन टू दी अवर नेबर कंट्रीज, हम इंडिया से भी करें तो वहाँ पर भी 21 दिन का जो है लॉकडाउन जो है नेशनल सतह पर जो लागू हुआ है और उस पर जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सॉफ्ट सजाएं भी उसी वक्त दी जा रही हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं। ये लॉकडाउन जो है ये किस हद तक होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एहतियाती तदाबीर भी क्या अख्तियार करने की ज़रूरत है, हम कैसे जो है अपने घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रह सकते हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं कि जानेंगे आज जो है वो कैसी रही जो तमाम पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर आज़म ने क्या कहा उसमें। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी रहनुमाओं से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा लॉकडाउन की अक़साम है, सिंध का ख्याल है एक कदम और आगे जाना चाहिए, आमदोरफ्त पर पाबंदी से मसाइल बढ़ेंगे। लॉकडाउन की किस्में हैं। लॉकडाउन था वो ये कि हमने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्रिकेट मैचेस, पाकिस्तान डे परेड ये सब बंद कर दी। जिधर भी लोग जमा हो सकते थे हमने वो बंद किए। सिंध का ख्याल था कि इससे आगे जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जगहों पर लॉकडाउन को मीडिया के दबाव का नतीजा करार दिया। जब प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ा मीडिया की तरफ से, लोग बाहर देख रहे थे इटली में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, उस प्रेशर में केपी ने, बलूचिस्तान ने और पंजाब ने भी यानी इंक्रीमेंटल लॉकडाउन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान में सिर्फ 153 लोगों में राब्तों की वजह से कोरोना फैला, बाकी तमाम केसेस बाहर से आए। पाकिस्तान के अंदर से फैली है वो सिर्फ कल तक 153 लोग थे, बाकी सारी जो वायरस थी वो बाहर से आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारे पास लोगों को खाना घर पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लॉकडाउन से गरीब तबका ज्यादा मुतासिर होगा। जी नाज़रीन, तो ये एक तो 153 का जो फिगर वज़ीर आज़म ने दिया है इसमें थोड़ी सी तसल्ली भी होती है कि जो जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, यानी लोकली जो है इतना ट्रैवल नहीं कर गया है वायरस। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशनलिस्ट जनाब डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, एक जो बात है इसमें हम कुछ आज बहुत से मेहमानों को टेलीफोन लाइन पे भी लेंगे अपने, लेकिन आपसे भी साथ साथ बात करते जाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो एक बात है कि 1022 मुतासिर हुए पाकिस्तान में, 8 जाँ कभी सामने आए हैं और उसमें 153 लोग वो हैं, यानी इसका कहा जाए तो तकरीबन 17-18% की जो लोकली ट्रांसमिट हुआ है ये वायरस, जबकि जो बड़ी तादाद है उन्हीं लोगों की जो बाहर से ट्रैवल करके आए थे। और वो सब जो हैं अब जो बड़े फिगर्स हैं वो या तो सखर में जो हमने बनाया है क्वारंटाइन, या फिर हमने डीजी खान में पंजाब में जो बनाया वहाँ पर हैं, वो एक जगह सेफ हैं। तो ये देखकर तो थोड़ी सी तसल्ली होनी चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए लोगों को, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में भी बेनतहा लोग हैं। देखें, आवाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको मिस्टर इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात का बहुत ज़्यादा रद्दुअमल करना चाहिए, मानना चाहिए बात कि अगर हम लॉकडाउन नहीं फुट लॉकडाउन करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि कर्फ्यू। जब तक हम उस चीज़ों पे नहीं आएंगे वी कैन नॉट सेव आवर ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तो मामला और कुछ कंफ्यूज नजर आता है, वहां से तो और क्लियर बात नजर नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में, केपीके में तो मीडिया ने इतना शोर मचाया या मीडिया का इतना प्रेशर था तो लॉकडाउन हुआ है, वरना शायद और 2-4 दिन निकल जाते। बिल्कुल, ये आप बात सही कह रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो मिसालें दुनिया में दी गई कि चाइना ने इतना 100% लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू लगा दिया वुहान में, प्लस साथ में इटली ने अपने सर आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो जरा अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि WHO ने जो बात कही है कि इटली के बाद और स्पेन के बाद सबसे ज़्यादा खतरा जो तादाद बढ़ने का महसूस हो रहा है वो USA में हो रहा है, क्योंकि 60,653 जो है वो अभी तक शिकार हो गए हैं लोग। और न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा, जी न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो है कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर भी काफ़ी तादाद है। जो डेथ है वो 819 लोगों की है, जबकि आज 24 आवर्स की अगर बात करते हैं तो 5,797 जो है वो सिर्फ 24
24 आवर में केसेस सामने आए और 39 जो डेथ हो गई। साजिद तारड़ साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं कि जो एक बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल लीडर हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी के भी जो है वो मैं कहूँगा कि रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी आपके खास मुरासिम में, उनकी कैंपेन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब, ये फरमाएं कि कल जो बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका इसलिए नहीं बनाया कि लॉकडाउन हो, यानी लॉकडाउन की डिबेट हर जगह जा रही है और वो कह रहे हैं कि जनाब 12-14 दिन में इसको हम खत्म कर देंगे, जबकि जहां पे वो स्टेट्स जो कि बहुत ज्यादा मुतासिर हैं वहां के स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन और तवील होना चाहिए। आपकी क्या राय इस सिलसिले में अमेरिका के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे लिया। मेरी इस पे जरा मिली जुली राय है। बिल्कुल, एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में काफी खतरा मौजूद है और आधे से ज्यादा जो अभी तक लोग डायग्नोज हुए हैं वो न्यूयॉर्क में है। लेकिन यहाँ पे मैं एग्री करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो रिसेंटली कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने टाउन हॉल भी की, उसमें उन्होंने इस चीज पे फोकस करने की कोशिश की है कि जो हमने इसका हल ढूंढा है वो वायरस से ज्यादा खतरनाक है। वो इस इकॉनमी की बात कर रहे थे कि लोग खुदकुशियों से मरेंगे, उसके बाद जो एक इकोनॉमिक जो इसका रिएक्शन होना है पूरी दुनिया में वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। एक तो उनकी बात ये है जिस पे एग्री किया जा सकता है, लेकिन अभी तक अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें तो मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट से मुराद ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में इसके डायग्नोस्टिक किट्स ही मौजूद नहीं है और जो एक खास इसका टेस्ट है, लेबोरेटरीज की सलाहियत नहीं है कि उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर सके। अभी इंडिया से मैं सुबह आज एक न्यूज सुन रहा था कि एक डॉक्टर साहब के 3 टेस्ट हुए और तीनों नेगेटिव आए, लेकिन वो अगर वही टेस्ट जब उन्होंने मुंबई में एक अच्छी लेबोरेटरी में भेजा तो वो पॉजिटिव आया। इसका टेस्ट करना एक खास स्किल उसमें चाहिए, एक सर्टन इक्विपमेंट चाहिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, इसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का फासला मेंटेन करना और जो प्रिकॉशंस है, मेरे ख्याल में अगर इनको लें और हम नॉर्मलिटी की तरफ चलें, हम दोबारा अपने कारोबार खोलें चलें एहतियात के साथ, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर होगा। कल प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि ईस्टर तक वो चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपने पहले फरमाया कि अब हफ्ता 10 दिन तक इन चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस दे आर मोर डेंजरस देन दिस वायरस। ठीक है, इस सिलसिले में साजिद तारड़ साहब, आप भी पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप पिछले दिनों भी यहाँ पर मौजूद थे। ये फरमाएं कि ये जो अभी बात हो रही है कि IMF की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की कर्जे या उन पे जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, और उसके अलावा कुछ इस वक्त ज़रूरत है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस चीज़ का ख्याल करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर फंड्स नहीं भी भिजवाते तो कम से कम टेक्निकल इक्विपमेंट के सिलसिले में जो हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे किए जाए। तो इस सिलसिले में कोई आपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने कुछ गौर करना शुरू किया पाकिस्तान में जो मेडिकल सहूलतें हैं या जहाँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस नजर आ रहा है डेली वेजेस का या जो रोजगार का, तो उसको देखते हुए? मैं खुद, बल्कि मैं आपने बड़ा अच्छा ये मुझसे पूछा, मैं खुद वाशिंगटन DC में इस वक्त फंड रेजिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान भेजने के लिए, अफवाज के लिए जो खासकर बिलखसूस निकली हैं सड़कों पे जो कर रहे हैं। वी आर एक्टिव ऑन इट और पाकिस्तान की इस दर्द में हम साथ हैं, बल्कि इक्विपमेंट जो वेंटिलेटर्स और इस तरह की चीजें हैं वो मैं एक मूवमेंट चला रहा हूँ DC एरिया में, जिसको एक्सपेंड करके आगे हम अमेरिकन पूरे अमेरिका में लेके जाएंगे और पाकिस्तान के जो इस घड़ी में खासकर बिलखसूस हम शाना बशाना खड़े होने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली, इक्विपमेंट वाइज और दूसरे भी। और बिल्कुल ये मैं आपको और बात बताऊं कि इस वक्त IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ये सोच रहा है कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के जो एक साथ हैं या सिर्फ इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स और दूसरे इस तरह के जो है, अभी मुझे ये खबर मिली है वाशिंगटन DC से कि ये इस तरह की चीजें दे आर ऑन द टेबल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड द व्हाइट हाउस इज इंटरेस्टेड इन इट कि ममालिक को रिलीफ दी जाए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उनको अब से दूसरा बड़ा, जिस तरीके से कल प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि अब दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त इशू आएगा इस वायरस के बाद इकोनॉमिक्स, जो पूरी दुनिया को फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, और ये सब चीजों पे गौर किया जा रहा है। और बिल्कुल मैं आपके इस हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन बिलखसूस उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम पुटिंग अप अ फंड टुगेदर टू हेल्प द पाकिस्तान आर्मी
विद नॉट ओनली मनी वाइज लेकिन इक्विपमेंट वाइज। अच्छा सर, ये बताएं कि यहाँ तो थोड़ा सा जबरदस्ती मैं कहूंगा कि लोगों को कहा जा रहा है कि भाई घर में रहो लॉकडाउन के हवाले से, और बहुत ज्यादा इन्फोर्स करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेन में जब तक बंद नहीं हुई थी तो बहुत रश था, या लोग फिर भी जो है बस सख्ती करनी चाह रही है। लोगों को जो एहसास होना चाहिए उसको एहसास शायद मुश्किल से हो पा रहा है पाकिस्तान में। अमेरिका में आप क्या समझते हैं कि लोग इदराक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, या आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो फिगर्स अभी आ रहे हैं, और वैसे ही काफी फिगर्स हो गए, 60,000 से ज्यादा लोग जो मुतासिर है अमेरिका में, ये फिगर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं अमेरिका में? बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसके बारे में एक तशवीश है कम्युनिटी में, लेकिन अभी तक जिस तरह आपने बताया लोग इसको उस हद तक सीरियस नहीं ले रहे जिस तरीके से लोगों ने चाइना में लिया और इटली में लिया। यहाँ पे लोग अभी इटली में तो बहुत ज्यादा लेट उन्होंने सीरियस लिया, जब ये हाल हुआ वहां पे इटली में। वो अगर वक्त से पहले सीरियस ले लेते तो ये हाल ना होता। ले लेते, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इटली में लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी लोगों ने उस तरीके से इसको सीरियस नहीं लिया जिस तरीके से लेना था। लेकिन न्यूयॉर्क से, मैं खासकर वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। यहाँ पे हर साल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है एक वॉशिंगटन डीसी में, तो वहां चेरी ब्लॉसम थे। जब उनके निकले तो लोगों ने तो गवर्नमेंट ने जब ऑफिस बंद किए तो लोग निकल के उस चेरी ब्लॉसम एरिया में काफी इकट्ठे हुए। अब लोगों ने पर 2-3 दिन से वो चेरी ब्लॉसम एरिया ब्लॉक किया गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को पुश किया जाए, गैदर एक दूसरे से फासले पे रहें। अच्छा साहिद तार साहब मुझे ये बताएं, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको, अगले नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आपसे करना चाहूंगा ये जो इंटरेस्ट रेट जीरो किया है अमेरिका ने, और इस वक्त यूरोप में भी हम इसी तरह की सूरत हाल देख रहे हैं, इससे अमेरिका में आप क्या समझते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उसकी इकोनॉमी पे, या लोग जो हैं वो क्या बाइंग करेंगे इस पर, ये जीरो कर दिया है तो, या लोग जो हैं अभी सब स्टिल हुआ है, इकोनॉमी जो है स्टिल की तरफ जा रही है? देखिए, अमेरिका ने $600 बिलियन पुश किया है। 6 अप्रैल तक हर बंदे को 1000 से $1200 उनके चेक आएंगे लोगों मेल में। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि चाइना में भी लोगों को अकाउंटों में पैसे जमा कराए गए थे, उनके क्रेडिट कार्डों पे पैसे दिए। फाइनेंशियल स्ट्रेन तो आती है सोसाइटी में, जब आप लोगों को पुश करेंगे कि घरों में बैठे, तो फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके खाने के, उनके इस तरह की अशिया की चीजों की गवर्नमेंट जो है उसका कोई बंदोबस्त करे। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेन, जिस आपने बताया कि कर्जा तो इंटरेस्ट रेट 0% का कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, शेल्टर खोले जा रहे हैं। यहाँ पे खासकर क्रूज शिप्स जो है उनको तैयार किया गया है। हमारे अमेरिका में जो होटल्स हैं और कन्वेंशन सेंटर्स हैं उनको हॉस्पिटल्स बनाने की तैयारियां कर रखी हैं गवर्नमेंट ने। लेकिन इस तरह के इकदाम तो करने पड़ेंगे, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अगले 15 दिनों बाद आप देखेंगे दुनिया पूरी नॉर्मल होने शुरू हो जाएगी। मेरा अपना सर उम्मीद है, हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया नॉर्मल हो जाए। मैं भी अपने कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो एक फंड रखा है कि जनाब हम 3000 रुपीज देंगे पर खानदान जो है, तो वो $18 बन रहा है एक महीने का। तो ये आप समझ रहे हैं कि 3000 रुपये $18 बन रहे हैं आपके। तो ये खैर चले, और दूसरे चैरिटी के इदारे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हेल्प करेंगी, तो वो मिलजुल के शायद हो जाएगा 18, 19, 20 हज़ार रुपये। फेडरल गवर्नमेंट ने शायद वो समझा है कि अपना पार्शल हिस्सा डाल रहे हैं शायद। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान के लिए जिस तरह मैंने बताया हम कोशिश कर रहे हैं, हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, और ना सिर्फ यहाँ पे भी, मैं सारे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा यूरोप में और मिडिल ईस्ट में, प्लीज इस कड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान भाइयों का उनका दुख दर्द शरीक हो, उनमें फंड इकट्ठे करें और पैसे भेजें गवर्नमेंट को, ताकि वो अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को रिलीफ दे सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, आपने हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन। नाज़रीन, यही एक बड़ा मसला है, जब आप टैक्स नेट में नहीं होंगे तो जो दुनिया में हम देखते हैं कि इंसान नहीं बल्कि एक नंबर है, उस नंबर उसका भी एक नंबर है, यानी टैक्स नंबर है जो उसका आईडी नंबर है, उसके तहत ही वो सब चीज़ें वो भी जमा करा रहा होता है, लिस्टेड होता है कितना अर्न करता है, और जब ऐसे क्राइसिस आते हैं तो उसकी रियासत भी उसको ओन करके उसकी हेल्प करती है। लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो नादरा एक ऐसा इदारा मौजूद है कि जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक सिस्टम मौजूद है, और उसके तहत जो हम ये काम हम भी कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ी सा प्लान किया जाए। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आज जो हम समझ रहे थे कि एक पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं उनके हेड्स का एक इजलास हो रहा है, तो उसके बाद
कोई ऐसी फिज़ा बनेगी कि एक नेशनल कंसेंसस बनेगा, एक पूरी मुल्क की सतह पे एक आवाज़ सामने आएगी, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि वज़ीर आज़म अपनी गुफ्तगू करने के बाद जो है चले गए और शहबाज शरीफ साहब ने इसी वजह से अपनी तकरीर नहीं कर सके कि वज़ीर आज़म उनको नहीं सुन रहे हैं। इस पर भी हम कुछ लम्हों बाद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये फरमाएं कि ये जो बात कही जा रही थी कि ये कोरोना टारगेट करता है ज़्यादातर बूढ़े लोगों को या बुज़ुर्ग लोगों को, मतलब जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, लेकिन हमने देखा जो पाकिस्तान में फर्स्ट डेथ जो हुई वो 50 की थी, KPK में सेकंड जो है वो 35-36 की थी। और आज भी मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें कराची में की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस एज ग्रुप में जो इस वक्त पेशेंट्स आए हैं उनका है, तो उसमें 1 से 10 साल की उम्र के 5 बच्चे कहूँगा इस वक्त मौजूद हैं जो पॉजिटिव जिनका रिजल्ट आया है। फिर 11 से 20 साल की उम्र के 13 लोग हैं, 21 से 30 साल के 31 लोग हैं, 31 से 40 साल की उम्र के 33, 41 से 50 साल के 16 लोग, 51 से 60 साल के 14 लोग और 61 से 70 लोग 17 लोग मौजूद हैं। यानी 1 से 10 साल की उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। हालांकि हम कुछ या तो फेक न्यूज़ होंगी, सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें वायरल होती हैं, तो कहा जा रहा था कि बच्चों को शायद ये इफेक्ट नहीं करता वायरल जो। नहीं रिजवान, ऐसा नहीं है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है क्योंकि 10 साल से छोटे वाले बच्चे और 50 साल से ऊपर वाले लोगों की इम्यूनिटी वैसे वीक होती है, तो इनमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कोई भी इन्फेक्शन, कोरोना नहीं, कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू लाइक इलनेस या इन्फ्लुएंजा भी सबसे ज़्यादा अटैक करता है और इसी में ही सबसे ज़्यादा अमवात भी हो रही होती हैं। और इसमें अगर फ़र्ज़ करो कि कोरोना वायरस में अगर जो ये ऐसी मौरूसी मर्ज़ है जो इसमें ये इनविजिबल ऐसा इन्फेक्शन है जिसको हम क्या ट्रीट करें हमें पता नहीं है, किस तरह ट्रीट करें ये हमें पता नहीं है, उसके लिए हमारे लिए स्टाफ हमारे लिए प्रिपेयर नहीं है। इसके लिए हमारे पास वेलकम हॉस्पिटल जितने इम्यूनिटी पावर है खासतौर पर बच्चों के हवाले से कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है? देखिए, इंक्रीज़ करने के लिए तो बहुत सारे हैं। पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइसोलेशन करके आपको घर पे रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पूरे वर्ल्ड का एक ही पैरामीटर है, लॉकडाउन योरसेल्फ, स्टे एट होम एंड आइसोलेट योरसेल्फ। प्लस साथ में फिर आपको इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देखें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। इसमें स्पेशली जिंक, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको आप सही करें। स्पेशली ये जो जिंक और विटामिन सी है ये आपके इम्यून बूस्टर्स भी हैं। प्लस साथ में आप सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स खिलाएं, योगर्ट खिलाएं कि आपकी इम्यूनिटी बिल्टअप रहे। लेमन जूसेस पे लेके जाएं, वार्म लेमन जूसेस डेली बेसिस पे पिलाएं। प्लस साथ में फिर आप इसको धूप में थोड़ा सा सुबह के टाइम पे रखें क्योंकि ये धूप की आपने बात की, जो बात कही जा रही है कि हॉट वेदर आएगा तो ये खुद ब खुद जो है उस इलाके से चला जाएगा जहाँ हॉट वेदर आएगा, तो 26 डिग्री पर 27 डिग्री पे, जबकि बॉडी का जो टेम्परेचर अपना वो 37-40 डिग्री तक चला जाता है। तो ये क्या है, ये दुरुस्त है बात या नहीं है? देखिए, इट्स अ माइथ, इट्स नॉट 100% हमारा साइंस में नहीं है, लेकिन इसे माइथ कहती हैं कि अगर कोई भी फ्लू लाइक इलनेस हो, उसका जो टेम्परेचर ऑफ डिग्री है वो जब भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दैट गोज ऑफ। ये वायरस भी ऐसा ही है कि अगर उसको कहा जाता है, जैसे माइथ कह रहा हूँ मैं, इसको 100% नहीं कह सकता कि साइंस ने रिसर्च किया और इसको 100% हम कहें कि 100% ये 100% ही आप इसको लेके बैठ जाएं, बट लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि इट्स ए नोन हीट रेजिस्टेंट है जो 30 और 35 डिग्री, लेकिन लोग उस तरफ ना जाएं क्योंकि अगर हम इस इंतजार में रहेंगे तो वो तो मई के महीने में आएगा और जो हीट वेव का ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाएगा मामला। डॉक्टर फौजिया हमीद हमारे साथ हैं, साबिक MNA हैं, इस वक्त रहनुमा हैं पाकिस्तान आज़मी पार्टी की। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहती हैं आपके ये जो बात की जा रही है कि खासतौर पर सिंध की और हो सकता है आज रात तक ऐलान भी हो जाए कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बाकायदा तौर पे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, यानी सॉफ्ट लॉकडाउन जो है जिसमें वो तो मौजूद ही है। यानी पहले मरहले में आपको मालूम है स्कूल बंद किए गए या इज्तिमात की जगह बंद की गई, दूसरे मरहले में सिर्फ और सिर्फ जो एमरजेंसी चीज़ें थी वो ओपन थी, और अब तीसरे मरहले में जो है वो कर्फ्यू की बात की जा रही है। तो आप सपोर्ट करती हैं कि रात के टाइम में 8 बजे से कर्फ्यू ही लगा दिया जाए? डॉक्टर साहिबा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कर्फ्यू की जो बात की जा रही है, जिसको लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि केयर फॉर यू, तो मैं ये समझती हूँ कि ये लॉकडाउन जो है ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। ठीक है। देखिए, जहाँ तक जो वसाइल की बात है और सिंध गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं इस वक्त तक, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स जो जितने भी इकदाम किए हैं वो बिल्कुल काबिल सताइश हैं।
ये देखिए, पहले ये बात थी कि जब ये लोग आए हैं, जब आपको पता चल गया कि कोरोना वायरस जो है ये एक वायरस है, फैल रहा है, और फिर आपको अपने मुल्क के फैसिलिटीज का पता है कि आपके पास कितनी तिब्बी सहूलतें मौजूद हैं, आपके पूरे मुल्क में 2,500 के करीब जो है वो वेंटिलेटर्स हैं। तो देखिए, यहाँ हम तो वेट ही नहीं कर सकते थे ना इस चीज का कि यहाँ फैले बीमारी और फिर हम उसकी इलाज करें। अच्छा, ये फरमाया पार्टी की सतह पे कोई आपने जैसे हर पार्टी जो है इस वक्त मैदान में है कि अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हेल्थ केयर के हवाले से हो या गरीबों की मदद के हवाले से हो या कोई राशन तकसीम के हवाले से हो, तो इस तरह से कोई इनिशिएटिव का आपने कोई प्लान बनाया है? जी रिजवान, बिल्कुल। हमारे पार्टी चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो है वो वॉलंटियर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कहा कि 2,500 वर्कर्स हमारे पास मौजूद हैं, और आवाम की सतह पर हमारे तमाम वर्कर्स जो हैं उन्होंने जो है कि काम में लग गए हैं। उसमें राशन कलेक्शन हो, उसमें लोगों को साबुन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से बात करनी हो, पम्फलेट्स देने हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस बीमारी की जो है एक ही जो है सबसे हम इस जंग से लड़ सकते हैं इससे बच के। तो हमारे पास तो इतने लोग हैं जिनके पास हाथ धोने के लिए साबुन मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने तो पहले दिन से इस चीज की, इस बीमारी की नौयत, इस चीज की नौयत को हमने समझ लिया था, और बिल्कुल हम काम करें। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात जरूर कहूंगी कि खुदारा इसकी इम्पोर्टेंस को जानिए। अगर आपको गवर्नमेंट ही कह रही है कि घरों में बैठे, तो घरों में बैठे, ये नहीं कि रिश्तेदारों के पास चले जाएं। और इस पर भी मैं समझता हूँ बहुत से मोटिवेशन सेशन होने चाहिए और हमारे इसमें जो एक्टिविस्ट हैं वो सामने आने चाहिए। आज मेरे पास बहुत से ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप जरूर ये हमारे लिए आवाज उठाएं कि जहाँ पे इतने सारे पैकेजेस दिए जा रहे हैं वहाँ इंटरनेट के वाले से भी पैकेज दिया जाए, कुछ इंटरनेट 1 महीने के लिए फ्री किया जाए या उसमें कुछ उसके रेट्स कम किए जाएं, क्योंकि उसमें लोगों को सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व किया जाए। उसके अलावा जो है अगर ऐसे ट्रेनिंग सेशंस हो जिसमें लोगों को बताया जाए कि किस एज ग्रुप के लोग जो है वो घर में क्या कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का चांद भी सर नजर आ गया है, बड़ा मुबारक महीना ये स्टार्ट हो गया है आज से। तो एक तो मजहबी ताकत भी एक बड़ी होती है कि जो हम अपने अंदर जो है महसूस करते हैं, तो उस तरफ भी आपको एक मौका मिला है इबादत का। उसके साथ साथ आप किताबों की तरफ रुख करें। इसके अलावा आप बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बच्चों के लिए पेंटिंग्स हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको आप गार्डन में वॉक कराएं, साइकिलिंग कराएं, यानी लेकिन साइकिलिंग भी करानी है तो पहले आपका डिटॉल का स्प्रे ज़रूर करके इसको स्टरलाइज करके फिर इसके बाद आप इन चीज़ों पे एक्टिवेट करें, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वायरस है वो इन मेटल्स। साइकिलिंग की जगह कहाँ रही है सर हमारे मुल्क के अंदर? साइकिलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को आप पैरामीटर को बनाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, रीडिंग बुक्स, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। आजकल लोग कैरम खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए दुनिया बहुत तेज दौड़ रही थी सर, बहुत तेज दौड़ रहे थे हम सब, और ये जो बैलेंस है, ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम लोग, ये पूरा हमने खराब किया हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा शहर में सांस लेता हूँ, बिल्कुल तो मुझे थोड़ा सुकून महसूस होता है। अभी 2-3 दिन से अगर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो आई एम सीइंग दैट कि बादल जो है बहुत साफ हो गए। आज बहुत जबरदस्त मौसम था, और आज मौसम था, अभी मैं आते आते बारिश हो रही थी, इवन दो के 10 बजे आज भी कराची में आज भी अजानें हुई हैं माशाल्लाह से, कल भी अजानें हुई थी और आज भी अजानें हुई हैं। इन्हीं चीज़ों को बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को सुन के हो सकता है कि ये जो बीमारी है उसको कंट्रोल में अल्लाह ताला बिल्कुल हम सबको इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये इनविजिबल इन्फेक्शन है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत से लोग हमारे पास आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग, यानी सईद गनी साहब की मिसाल हम दे सकते हैं कि वो आज भी कह रहे हैं, अभी हमारे शो में मौजूद थे लास्ट आवर के अंदर, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई फील नहीं हो रहा, किसी को सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बस टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, मैं कोई नेक्स्ट टेस्ट कराऊंगा। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव है और वो शिकार हो गया है कोरोना वायरस का, तो उसे खुद जो है 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पता चल रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, चलें जिनको फैसिलिटीज़ हैं वो करवा लिया उन्होंने टेस्ट जो है, वरना कितने ऐसे लोग हैं हो सकता है उनके अंदर ये मौजूद हो लेकिन जो है वो उन्हें मालूम ना हो। कई दफा तो और इसका नुकसान क्या है कि वो हो सकता है वो उनकी रेजिलिएंट पावर ज्यादा बेहतर हो, वो उन्हें खुद ज्यादा फील ना हो रहा हो, लेकिन वो ट्रांसफर कर देंगे अपने, और सबसे पहले अपनी फैमिली को ट्रांसफर करेंगे। तो इसलिए बहुत खतरनाक सोशल डिस्टेंस जो कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप हर लम्हे समझे कि ये आप भी हो सकते हैं ट्रांसफर करने वाले, और ये सामने वाला जिससे आप मिलने कोई भी है वो,
तो हर शख्स जो है शक के जुमरे में आ गया जनाब। ऑफ कोर्स, इसलिए कि इसी में यही कहा जाता है कि इसलिए आप मास्क यूज़ करें और हैंड वॉश करें और आइसोलेट रहें। अगर आप फैमिली के साथ भी बैठ रहे हैं तो अगर 1 मीटर के फासले पे बैठते हैं, अगर मैंने कहा इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अगर थोड़ा सा दूर बैठ के खेल रहे हैं तो आपको ये तो बेनिफिट है ना कि आपके जो अगर एयरबॉर्न का मसला है, अगर आपके जो सांस से या इन्फेक्शन फैल रहा है वो आप कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है अच्छा, दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारे सईद गनी साहब को अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो ये बहुत ओरिजिनलिटी है कि देखें हर इन्फेक्शन की माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी होती है। उसमें भी माइल्ड में कई दफ़ा नॉन सिम्टोमेटिक रेशियोज होते हैं। इन्होंने तो एक तुक्के में टेस्ट करवा लिया, हो सकता है खुदा ना खास्ता मैं आपका कराऊं या मैं अपना कराऊं, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। एक तो ये बात होती है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पॉजिटिव हो गया और 100% सिम्टम्स नहीं आए तो आप पॉजिटिव ही हैं, हो सकता है नेगेटिव भी हो। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर आपको पता चल गया तो एक ह्यूमैनिटी के लिए और अपने घर वालों के लिए भी आपको आइसोलेशन की जरूरत बहुत है। पता चल गया सर, उसमें तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसको नहीं पता है और जो चलते फिरते मशीन बने हुए हैं आगे देने की, तो उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आपको चेक करना है कि आप भी पॉजिटिव क्योंकि टेस्ट नहीं करवा रहे और कोई सिम्टम भी नहीं आ रहे, तो आप खुली फिजा में जाएं और बहुत देर तक 2 मिनट तक सांस रोकें। उसके बाद अगर आपको खांसी नहीं आती है तो उसका मतलब, लेकिन निजाम 2 मिनट तो कोई नहीं रोक सकता। 20 सेकंड्स आप ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है। अगर आप सीओपीडी के पेशेंट भी हैं उसके भी हम कहते हैं, अगर आप मौजूद नहीं होते मैं कहता भी ना, मैंने कहा आप मुझे बताएं सही तरह। कंजेस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट भी होते हैं जिसमें यही चीजें होती है कि लंग्स की फाइब्रोसिस हो जाती है, लंग्स छोटे हो जाते हैं या लंग्स ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाता है जिसमें निमोनिया की शक्ल अख्तियार करती है। उसकी प्राइमरी फैक्टर में भी जहाँ पे चोकिंग होना शुरू होती है उसमें हम कहते हैं कि डीप ब्रीथ लेके 10-20 सेकंड्स के लिए आप रोकें और फिर चेक करें कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन बाहर निकालने की या लेने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। है पाकिस्तान का, वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीशंस का टाइम है और इस वक्त ये बहुत अफसोसनाक बात है कि जो इनिशिएटिव लेने चाहिए वफाकी सतह पर और ख़ासतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी जब सवाल किया गया सीनियर एंकर्स की जानिब से कि जो एक लीडरशिप जो है वफाक की जानिब से चलनी चाहिए और वहीं से जो है एक्शंस होनी चाहिए, वैसा नहीं है। हर सुबह जो है वो अपने तौर पे जो है इनिशिएटिव्स ले रहा है। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हम कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो डिसीजन आ रहा है इस पर भी हम सिंध गवर्नमेंट से बात कर सकें कि कर्फ्यू के हवाले से, कर्फ्यू पे बहुत बात की जा रही थी, लोग क्या कहते बाज नहीं आ रहे क्या, तो इसलिए कर्फ्यू लिया जाएगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सर अभी आपने देखा मंजरनामा देखा आपने, ये जो हुआ कैंट स्टेशन पे जो ये कल बंद की गई है ट्रेन, लेकिन कल और परसों 2 दिन बहुत खतरनाक 2 दिन जो सूरत-ए-हाल रही है। मैं नासिर हुसैन शाह साहब बल्दियात और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर सूबा सिंध के हमारे साथ मौजूद है। नासिर हुसैन शाह साहब, ये जो न्यूज़ आ रही हैं कि कर्फ्यू लगाया जाएगा सिंध में रात 8 से सुबह 6 या सुबह 7 बजे तक, इसमें क्या आप समझते हैं क्या फैसला होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए ये फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह लॉकडाउन के लिए कहा गया, बहुत सारी और भी एफर्ट्स की गई, स्टेप्स लिए गए कि सबको ये अर्ज करें, रिक्वेस्ट करें सबको कि आप खुद को घरों तक महदूद रखें ताकि इस वायरस से बचा जा सके। और ये अवाम की भलाई के लिए है कि हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन इस मूजी वायरस से बचें और ताकि वो फैलने से हम लोग इसको रोक सकें। जिसमें वैसे आम लोगों को लगेगा, उस किसी को पता भी नहीं होगा और वो 14 दिन के बाद उससे वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों को वायरस लग चुका होगा उसके जरिए। और फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, बीमार है, उनके लिए बड़ा खतरनाक है, तशवीशनाक है। तो इसी वजह से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, अभी आपका एक बयान भी सामने आया था, आपने कहा था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो सख्ती की जाएगी, तो इसमें शायद ये लोग शायद नहीं बाज आ पा रहे हैं, इस वजह से आप ये सख्त फैसला जो है कर्फ्यू का लेने जा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? मुख्तलिफ जगहों से न्यूज़ आ रही है। कुछ दिन देखेंगे कि अगर जो सख्तियां बढ़ा रहे हैं उसमें इस पे काबू पा लिया गया तो ठीक है, नहीं तो आखिर तो हमें कर्फ्यू पे जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि कल लग रहा है या परसों लग रहा है, बल्कि जैसे अभी कल से हमने 8
बजे रात से सुबह 8 बजे तक सब बंद किया हुआ है, जितनी भी पहले इजाजत दी गई थी शॉप्स को। अब सिर्फ हॉस्पिटल्स या वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो सिर्फ खुले हैं, खुले रहेंगे सुबह। ठीक है। अच्छा, इसमें नासिर हुसैन शाह साहब, आप भी कराची शहर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो ये जो हमने भी मंजरनामा देखा कैंट स्टेशन के ऊपर, जिस तरह से वहाँ पे लोग मौजूद थे, बेनता रश था। आप जानते हैं कि कराची में तकरीबन 1-2 नहीं 10 लाख ऐसे लोग मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ सिर्फ मजदूरी करने या उजरत पे या किसी तरह से काम करने आए, उनकी फैमिलीज कहीं और है। जब आप इस होटल्स बंद कर देंगे, वो खाना बाहर खाते थे, जब वो ये जो मुख्तलिफ चैरिटी पे जगह खाना खिलाया जाता है, वहाँ तक उनका ट्रांसपोर्ट नहीं है जाने के लिए कि वहाँ बैठ के खाना खा सकें, उनमें से वो मेरी बहुत से लोगों से ऐसी बात हुई कि जो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कहा हम कैसे जिएंगे कराची में रहते हुए, अगर ये सब कुछ फैसिलिटीज हमें नहीं होगी तो हमें वापस अपने गांव जाना होगा। तो ये किसी हद तक जिम्मेदार जो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी हैं उस रश का जो कि कैंट स्टेशन पे हुआ, और इतना ज्यादा ट्रेन का मंजर देखें कि बाथरूम तक में 4-4 आदमी बैठ के गए पेशावर तक। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये काफी अरसे से सब लोग ही कह रहे थे ना। हमारे यहाँ इशू ये है कि जब आखिरी दिन होता है यूटिलिटी बिल अदा करने का, तो उसी दिन रश भी लग जाता है। इस चीज को भी कोई समझ नहीं रहा था। ये जो बार बार हर तरफ से कहा जा रहा था कि इंटर सर्विसेज, पहले ये बसेस बंद हुई, फिर ट्रेन के लिए कहा जा रहा था, और ये दिन भी दिए गए थे कि इतने दिनों में ये बंद होंगी। तो जाहिर अगर किसी को जाना था तो वो उसको अवेल कर लेते, इसीलिए ये पहले कहते जा रहे थे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि हमने पूरा उस पर इस वक्त हमारा सारा जोर जो है इस लॉकडाउन के साथ साथ रिलीफ की तरफ है। ठीक है। कि जो लोग जाहिर है जिनके कारोबार बंद हुए हैं, कोई रोज कमाने और खाने वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, दीगर हैं, तो उनको कैसे कैटर किया जाए। और इसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी आपके इल्म में है कि खुसूसी हिदायत है सीएम साहब को और हम सबको। अच्छा, ये हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक सर, इसमें आपने कहा था, कुछ बात को 4 दिन हो गए, आपने कहा था कि हम इसका पूरा तरीकेकार वजह करेंगे, लेकिन कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है। उस पे काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे इदारे उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ईदी है, सैलानी है, चीपा है, आलमगीर है, जेडीसी है, मेमन है, और बहुत सारे ऐसे बरनी वाले हैं, बहुत इदारे। अच्छा, इसमें एक राय नासिर भाई, इसमें एक बार ये भी आ रही है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद है और लोगों के लिए पहुंचना भी एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल है, आप लोग खुद जो है वो सड़कों पे चेकिंग कर रहे हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बल्दियात के मिनिस्टर भी हैं, तो इसमें जो लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए कि वो जो है उसमें उन्हें पता होता है उनके इलाके में कौन लोग हैं, कौन डिजर्विंग है, कहाँ तक राशन जो है जा सकता है, क्योंकि विफाक तो 3000 रुपए की बात कर रहा है जो 2-3 दिन के लिए होते हैं, तो ये बल्दियात का निज़ाम जो है शामिल करेंगे तो कुछ बेहतर रिजल्ट आ सकें। जी बिल्कुल, उसमें शामिल है। और ये जो अभी अब रिलीफ हमारा शुरू है तो हो रहा है, वो यूसी वाइज ही होगा। यूनियन काउंसिल या जहाँ पे यूनियन कमेटियां हैं, जैसे अगर कराची का मिसाल लें तो यहाँ पे यूनियन कमेटीज हैं, और दीगर जगहों पे जो कारपोरेशन नहीं है वहाँ पे यूनियन काउंसिल्स हैं। तो ये इसी बेस पे इसको कैटर किया जा रहा है, उसी में कमेटीज मुख्तलिफ बनाई जा रही हैं ताकि सब तक ये पहुंच सके जो भी रिलीफ है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें पूरा एहसास है, हमें देखें ये फैसले कोई खुशी से नहीं किए, ये सारी चीजें इन सबको बचाने के लिए की हैं। और एक और बड़ा अहम जो फर्क है, देखें पहले अगर कोई भी इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई बात हो, जैसे फ्लड आ गया था या कहीं पे कोई जल्जला आ जाता है या कोई और इस तरह की आफत आती है, तो खाना खिलाने में बड़ी जगहों पे आदमी अरेंज कर सकता है कि भाई खाना, पका हुआ खाना भी दिया जा सकता है। यहाँ तो ये है कि रश से बचना है जी। इसमें कोई और हल नहीं है कि आप राशन का एक पैकेज बनाएं, वही पहुंचाया जाए, वही तरीका, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जी हाँ, तरीका ये और कैश से भी बेहतर है, क्योंकि अगर आप कैश भी देंगे तो फिर वो घर से बाहर निकलेगा उसको लेने के लिए। अच्छा, मुझे नासिर भाई ये बताएं कि ये जो कर्फ्यू की सूरत हाल लगने का अंदेशा है, तो इसमें अभी हमने 2 दिनों में देखा बहुत से हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं, मीडिया के नुमाइंदे हैं, उनको भी रोका गया मुख्तलिफ जगहों पे। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो क्या होगा? मीडिया के लोग जो हैं, मेरे पास मुसलसल सवाल आ रहा है कि मैं आपको अर्ज करूं कि मीडिया के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं है। आपके इल्म में है कि हमने उसके लिए अलहदा से भी नोटिफिकेशन निकाला है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने,
जिसको जाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से इजाजत है, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर या दीगर जो भी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन सबके इल्म में, आईजी साहब भी ऑन बोर्ड है, तो उनको बिल्कुल इजाजत है। जो भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, देखें कुछ के पास कार्ड है, बाकियों को इदारे जिसको ऑथोराइज करेंगे उसको वहां पे इजाजत होगी। कहीं पे कंफ्यूजन जरूर होता है। देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग होते हैं, कभी उसको कोई किसी का किस तरह का रवैया होता है, उस रवैये के लिए भी सख्ती से हिदायत की गई है कि लोगों की इज्जत नफ्स जो है मजरू ना हो, उनसे अच्छे तरीके से बात की जाए। और आपने देखा कि पहले दिन तो फिर किसी ने अमल ही नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विक लास्ट में, कुछ आपका टाइम इधर चला गया लेकिन सरकार से भी बात करना जरूरी होता है, जी फरमाइए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको? देखें, दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आजकल चल रही हैं। एक तो आपको लॉकडाउन होना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉकडाउन नहीं होंगे तो हमारे लोग सेल्फ मेडिकेशन जो कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा जो लोगों के कॉन्सेप्ट में आ गया ये क्लोरोक्वीन, जो मलेरिया की जो मेडिसिन है वो हम खा लेंगे तो इससे हम ठीक हो जाएंगे, और ये प्रोफाइलली हम इससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत फहमी है, और अगर आप इसको एक्सेस यूज़ में रख लेंगे या फिर अगर आप अपने पास इसको खाना शुरू कर देंगे विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब, तो ये आपके लिए डेंजरस हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हार्ट पे अटैक करती है और इसमें आपके बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो प्लीज़ ये क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो है आप इसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर की एडवाइस के बगैर यूज़ ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, बहुत एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये वो मेहमान है जिसे हम खुद घर में लेकर आते हैं, तो इसलिए सिर्फ एक ही हल है कि आप घर में रहें और घर में एक्टिविटी, अपनी नई एक्टिविटी और एक नई लाइफ जो है क्रिएट करें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।